नमस्कार। अपरतन चक्र के विषय में बात करने से पहले मुझे लगता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ और ये सब स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर मिलते हैं, हिंदी अंग्रेजी की कोई भी आप उठाएं। एक शब्द है अनाच्छादन, डेनुडेशन बोलते हैं इसको। अनाच्छादन जो है उसके अंदर अपर्दन भी आ गया और अपक्षय भी आ गया। दोनों को सम्मिलित जब कर लेते हैं तो अनाच्छादन के कारक बोलते हैं। अब इसमें आप इस शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, वहीं अपर्दन गतिशील है। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, जो कुछ भी हो रहा है उसी जगह हो रहा है। अपर्दन में, इरोजन में अपक्षय जो है वेदरिंग है और अपर्दन जो है इरोजन, उसमें वो एक गतिशील क्रिया, उसमें चीज़ें इधर से उधर जा रही। फिर इसको एलोबरेट मैं कर रहा हूँ। अपर्दन वह क्रिया है जिसमें अपर्दन के कारक भूपटल से मलबे को अलग कर अपने साथ परिवहित कर ले जाते हैं, बहा के ले जाते हैं। अपर्दन के कारक क्या हैं? अपर्दन के कारक हैं नदी है, वायु है, हिमनद है, हिमनी जिसको बोलते हैं, भूमिगत जल है और सागरीय लहरें। ये प्रमुख कारक हैं जो अपर्दन की क्रिया को संपादित करते हैं या उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। उसके मतलब कारक है। अपर्दन के प्रकार, अपर्दन कई तरीके से हो सकता है। घोलीकरण, कोई चीज़ पानी के अंदर जैसे घुल जावे, केमिकल रिएक्शन करके खनिज कुछ इस तरीके के हों जो पानी के अंदर घुल जाएं। दूसरा है अपघर्षण, संपर्क में आने वाला, जब पानी बह रहा है तो उसके संपर्क में जो चट्टानें आती हैं और जो उसके अंदर पदार्थ बह रहे हैं वो उसको रगड़ लगाते हैं, वो अपघर्षण है। उसी तरीके से सन्निघर्षण, वो आपस में टूटते रहते हैं। जलगति क्रिया है, हाइड्रोलिक फोर्स जिसको बोलते हैं, सन्निघर्षण अभी मैंने जिक्र किया। और उड़ाव की क्रिया जिसको क्या बोलते हैं, उड़ाव की क्रिया। ये जब वायु अपर्दन के बारे में जिक्र करेंगे तब इसको विस्तार से बताएंगे। तो अब बात करें कि अपरतन चक्र की संकल्पना कैसे विकसित हुई। W.M. डेविस के बारे में मैंने इससे पहले आपको अपने वीडियो में बताया कि वो उस व्यक्ति ने कब क्या किया। 1909 में वो पब्लिश हुआ था, लेकिन वो उस पर कार्य तो उसने काफ़ी पहले से कर दिया था। और अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले विलियम मॉरिस डेविस ने 1889 में के आसपास किया था। पब्लिश वो लेट हुई, लेकिन उसने उस टाइम करा था। उतना ही प्रिंट मीडिया उतना स्ट्रांग उस टाइम में नहीं था। प्रिंट जो होता है किसी चीज़ को पब्लिश करने का तरीका, वो उतना नहीं था। आप सोच सकते हैं आज अगर ये दशा है तो आज से कितने वर्ष पहले होगी, आप उसको घटा के देख लीजिए। आसपास किया था। अपर्दन चक्र समय की वो अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड, अपर्दन चक्र समय की वो अवधि, समय की वो अवधि है जिसमें एक उत्थित, उठा हुआ भूखंड पृथ्वी की कुछ सतह ऊपर उठ गई, वो अपक्षय अपर्दन की क्रिया द्वारा, अपक्षय और अपर्दन भी मैंने आपको बताया, समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, मतलब चीज जहां शुरू हुई थी वहीं पे चीज खत्म हो जाती है। अपर्दन चक्र कुल मिला के बात यही, वहीं से वहीं ये बात शुरू होती है और वहीं पे बात खत्म होती है, तो ही इसको चक्र बोला गया। चक्रीय व्यवस्था तभी होगी। पृथ्वी तल पर दो तरीके की शक्तियां कार्य करती हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल। इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझने की आवश्यकता है। देखिए, दो तरीके की शक्ति होगी। एक तो जो पृथ्वी की सतह के नीचे है, जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, और एक वो है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर है। उसका भी कार्य एक मानव जीवन के अंदर हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कई
हजार लाख करोड़ों वर्षों में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर एक कल्पना शक्ति का बड़ा महत्व हो जाता है। कल्पना शक्ति का महत्व इसलिए हो जाता है कि आप के सामने चीज़ें हो नहीं रही, लेकिन आपका मस्तिष्क, हमारा ह्यूमन ब्रेन उस तरीके से उस चीज़ को समझ रहा है। समझ तभी सकता है यदि हम उसको ये मान लें, जैसे हम एक फिल्म देखते हैं कि फिल्म के अंदर कई चरित्र होते हैं, पैदा हुआ 3 घंटे की पिक्चर में जवान हुआ और उसकी डेथ हो। 3 घंटे में तो ये संभव नहीं, लेकिन हम फिर भी उस फिल्म को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को ऐसा ट्यून करते हैं कि ये सब हो रहा है। हो नहीं रहा होता है ऐसे, 3 घंटे में तो संभव नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए हम उस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। इसी तरीके से भूगोल विषय में जब आप चीज़ों को लेते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों में पूर्ण होने वाली चीज़ें हैं, तो उस कल्पना शक्ति का उपयोग हमारे को करना पड़ता है। और ये समस्या चीज़ों को समझने की, बतौर भूगोल के विद्यार्थी के रूप में, ऐसा नहीं कि कोई प्रथम वर्ष के अंदर बच्चा है तो वो भी समझ सकता है, द्वितीय वर्ष में है या एमए में है। शायद मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से चीज़ों को अब समझ पा रहा हूँ पढ़ाते वक्त, शायद जब मैं पढ़ रहा था उस तरीके से मुझे वो क्लिक नहीं कर रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि पढ़ाने वाले के लिए कहना बहुत आसान है, ये चीज़ यूँ हुई, इस तरीके से घट घट के यूँ होगी, लेकिन समझने वाला जो दिमाग है उसके लिए वो बहुत बड़ी हो जाती, क्योंकि ना तो उसने उस चीज़ को होते हुए देखा, ना बुजुर्गों से जो उससे पहली जनरेशन थी उनसे कहीं ये सुना कि ये बात ऐसे होती है। तो वो किस चीज़ से समझेगा? इंसान किस चीज़ से समझता है? इंसान उसी चीज़ से समझता है जिन लोगों के बीच में हम बैठते हैं, वो बताते हैं कि भाई पहले ये था, अब ये है, और अब तुम ये देख रहे हो, और फिर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए। तो इसलिए कल्पना शक्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि पृथ्वी तल पर कोई भी चीज़ यकायक होती है, लेकिन वो बहुत कम होती हैं यकायक। ज्वालामुखी की क्रिया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, लेकिन वो ऐसे उदाहरण आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने शांत तरीके से पृथ्वी की सतह के ऊपर चलते रहते हैं। वो तो एक तरीके के डिजास्टर होते हैं जिससे जान माल की भी बड़ा नुकसान होता है और कई तरीके के और परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो यकायक होने वाली चीज़ें और जो शांत ढंग से पृथ्वी तल के ऊपर हो रही हैं, उनमें भेद करना जरूरी है। तो अंतर्जात और बहिर्जात बल से मतलब है कि कुछ ऐसी ताकतें पृथ्वी के अंदर हैं जो पृथ्वी की सतह को उबड़ खाबड़ करती। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की सतह समतल होती। समतल से मेरा मतलब है मीन सी लेवल के करीब करीब बराबर होती। पूरी पृथ्वी मान लीजिए 100 या 200 या 1000 मीटर ही ऊंची होती। अगर पृथ्वी तल के ऊपर कोई अवरोध, आंतरिक शक्तियां अवरोध पैदा करती हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है सड़क के ऊपर। अगर सड़क सपाट है तो उसके ऊपर तो सारी चीज़ें आराम से चलेंगी। गति अवरोधक जहाँ पे आ जाएगा, वहीं पे उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। ऐसा ही केस अपर्दन के कारकों के विषय। अगर मान लीजिए जल, क्योंकि नदी जल को हम इसलिए बार बार प्रमुखता से लेते हैं क्योंकि इसका नदी जल के किए हुए कार्य हमारे को बहुतायत में दिखने को मिलते हैं। बाकी जो अपर्दन के कारक हैं उनके ऐसे एग्जाम्पल हमारे को दिखने को कम मिलते हैं, इसीलिए नदी जल के बारे में जिक्र ज़्यादा होता है। तो जैसे ही कोई रास्ते में अवरोधक आता है और आप जा रहे हैं किसी भी, चाहे साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी आपका है, तो आप स्पीड कम करते हैं क्योंकि आपको ये है कि वहाँ धक्का लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए नदी का जल है और उसके रास्ते में कोई अवरोध आएगा, तो जैसे ही वो अवरोध आएगा तो उसका वेग भी क्षीण होगा, उससे टकराएगा तो जो जिस चीज़ से टकराया है उसके पदार्थों को तोड़ेगा,
गोलीकरण भी करेगा, अपघर्षण, शनि घर्षण, ये सब तरह की क्रियाएं होंगी। और उसके बाद वो जल उसके ऊपर से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसको वो निरंतर तोड़ता रहेगा जब तक कि उसमें क्षमता है उसको तोड़ने की। तो अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं, अंतर्जात जो बल हैं, इनके विषय में मैंने ये बताया। और इस विषय में जियोलॉजी वाले हमारे से ज़्यादा पढ़ते हैं। हम लोग केवल इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि भूगोल, भौतिक भूगोल के बारे में आप बात करें तो पृथ्वी इस तय का अध्ययन है, और उस तय के ऊपर जो मानवीय क्रियाओं से आ रहे परिवर्तन हैं वो भी हमारे अध्ययन का विषय है। वो हम मानव भूगोल में करते हैं, पृथ्वी के सतह का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। दोनों ही विषयों को सम्मिलित किया हुआ है। अब तो कई तरीके की शाखाएं और भी हो गई, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी जब होता है तो उसमें चीज़ें बढ़ जाती। तो कुल मिला के ये है कि अंतर्जातीय जो बल हैं वो पृथ्वी की सतह को उबड़ खाबड़ करने का कार्य करते हैं, और जो बाहर जातीय बल, नदी, वायु, ये उसको समतल करने का काम करते हैं। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और इसी बातों को समझाने के लिए WM डेविस और जो पेंग साहब हैं उनके विचार हम लोग पढ़ते हैं। यही प्रमुख है, क्योंकि मतभेद केवल 2-3 पॉइंट्स पे है। पेंग साहब हों या WM डेविस हों, दे सॉ द एरोजन साइकिल विद डिफरेंट लेंसेज। मतलब एक शीशा 2 नंबर का और एक शीशा 4 नंबर का, जैसे मैंने चश्मे डाले, उनका देखने का नज़रिया अलग है, बाकी बात कॉमन है। कुछ उसमें एक ने सुधार कर लिया क्योंकि WM डेविस ने उस बारे में पहले बोला था, और वाल्टर जो पेंग थे उन्होंने बाद में जिक्र किया उस चीज़ का। धन्यवाद।